নমস্কার, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই নিউজ মোমেন্ট বাংলাতে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অম্বিকা শীল। আজকের দিনে আমি আপনার সাথে এমন একজন ব্যক্তির সাথে পরিচিত করতে যাচ্ছি যিনি কিনা তার জীবনে মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি সমাজের সামাজিক বিভাগের অধিক থেকে অধিকতর বিভাগে পড়াশোনা করানোর চেষ্টা করেছেন যাতে আরও ভালো কাজ করা যায়। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা অন্যদের কাছে নিজের জ্ঞানকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সত্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেন। তিনি নম্র এবং মৃদু আচরণের, কিন্তু কোনো ত্রুটি শনাক্ত করা হয় তখন সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। তিনি কোনো ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির সম্পর্কে যত্ন নেন না। এখন আপনারা কি অনুমান করতে পারছেন সে কে? আপনারা কি পারছেন যে কার নিয়ে আজকে আলোচ্য বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে? চলুন দেখে নিই তাকে। সে হলেন মিস্টার জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি গান্ধীজির সত্যিকারের ফলোয়ার বা অনুসরণকারী। তার পোশাক, তার প্রকৃতি, তার আচরণ এক কথায় খুবই সহজ সরল প্রকৃতির। তিনি বেশিরভাগটাই সত্যি কথা বলতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের প্রতিটি ঘটনার বিষয়ে এবং ভারতের রাজনীতির আঙ্গিনা সম্পর্কে তিনি একটি পরিষ্কার ঘটনা দেখতে পেয়েছেন। তিনি বাড়ি বিদ্যালয়ের হাই স্কুলের এবং রামবান গার্লস হাই স্কুলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি কাঁধে করে একটি ব্যাগ বহন করতেন। কিছু তার সাথে পরিচিত হতে পারে না। সমাজে যেমন ব্যক্তির প্রয়োজন আছে, তিনি সামাজিক মন্দ ও কুসংস্কারের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সমাজে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের প্রতিবেদক সুনিতা মাহাতো এবং শ্রীযুক্ত মেঘদূত প্রসাদের সাথে তার সাক্ষাৎকারের একটি ভিডিও দেখে নিন। চলুন আমরা সেই ভিডিওতে আলোকপাত করে আজ বুঝে নিই তিনি কী বলতে চাইছেন। आपका जन्म किस जगह हुआ था और किस परिस्थिति में आप यहाँ आसनसोल अपने पापा के साथ या खुद आए? मेरा जन्म बिहार के मुंगेर जिला के जमालपुर नामक जगह में हुआ था। जमालपुर स्टेशन से करीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, पहाड़ के नीचे, जिसका नाम था रामचंद्रपुर, और वहीं मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पिता 1932 में जब उनका पीठ में सट गया था भूख के मारे, क्योंकि उनके माता पिता बहुत बचपन में मर गए थे, इसलिए उनके चाचा लोगों ने उनको पाला पर बहुत तकलीफ दिया। दिन भर का चूल्हा उनको खाने में दिया जाता था और शाम को जब वो पहाड़ पर से आते थे गाय चराकर या बैलगाड़ी चलाकर, तब उनको वो जूठा खाना दिया जाता था। ये उससे उब गए थे और उब करके वो चले आए, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी और अब उनका गवन होने वाला था। इसीलिए वो पैदल ही वहाँ से चले और कहते थे वो कि हम 17 दिन में यहाँ पहुँचे थे। माने कहीं जाते थे, किसी गांव में जाते थे, किसी शहर में कस्बे में रुकते थे, वहाँ काम करते थे, किसी का सेवा करते थे, फिर खाते थे, फिर सतुआ उतुआ बांध के, उस समय तो सतुआ ही मिलता था, बांध के फिर चलते थे। फिर जब तक सतुआ रहता था या खुराक रहती थी, खाने को दाना रहता था, तो चलते थे, और नहीं तो बैठ जाते थे। क्योंकि एकमात्र पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा जगह था जहाँ औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेज़ों की दया से बहुत सारे कल कारखाने यहाँ खुले थे, और इसीलिए वहाँ से लोग इधर आते थे। पिताजी आपके वागन में काम करते थे या इसको में? मेरे पिताजी जिस कारखाने में काम करते थे उसका नाम पहले था इंडियन स्टैंडर्ड वागन। बाद में वही कारखाना जब सरकार ले लेती है तो भारत भारी निगम लिमिटेड बनाती है श्रीमती इंदिरा गांधी,
तब जा कर के उसके नीचे की उसके अंदर में चला जाता है और वो उस समय उसका नाम हो जाता है बर्न स्टैंडर्ड एंड कंपनी। शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले वागन कॉलोनी के बारी विद्यालय में शिक्षा पाई है और हमको उस समय एकमात्र व्यक्ति पढ़ाते थे जिनका नाम था उचित लाल मिश्रा, गुरुजी जिनको हम लोग कहते थे। जब हम क्लास 2 में थे तब हेडमास्टर के तौर पर उनका नाम था, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आए और वो हेडमास्टर हुए और उस स्कूल का नाम बारी विद्यालय था जो आज भी है, जिसमें मेरे बच्चे भी पढ़े और आज भी वो विद्यालय है लेकिन भग्नावशेष के रूप में है, बहुत कम बच्चे हैं और अभी उसको एनटीयूसी थोड़ा सा मदद करती है तो वो चल रही है। बीच में बर्न स्टैंडर्ड कंपनी उसको कुछ पैसा देती थी लेकिन अब कंपनी तो बंद हो गई 100 साल के बाद। 1918 में ये कंपनी बनी थी ISW इंडियन स्टैंडर्ड वागन और 2018 में आदरणीय मोदी जी के दया से वो कारखाना बंद हो गया और जिस कारखाने में 5000 मजदूर काम करता था वो कारखाना या जंगल हो गया। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक? मैं उच्च माध्यमिक बर्नपुर बॉयज हाई स्कूल से किया हूँ। मैं पश्चिम बंगाल का दूसरा हायर सेकेंडरी बैच हूँ पर दुर्भाग्यवशात जिस समय मेरी फाइनल परीक्षा थी उसके पहले यहाँ पर हिंदू विरोधी आंदोलन हुआ था और स्वर्गीय हरधन राय साहब बांग्ला के पक्ष में स्कूलों को बंद करा रहे थे और मैं एक हिंदी भाषी होने के नाते अपने स्कूल को खुला रखना चाहता था। उसी में कुछ मारपीट हो गई और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मैं भाग के धनबाद प्लेटफॉर्म स्टेशन पर चला गया और वहीं प्लेटफॉर्म पर 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़ा रहा। उस समय मेरे पॉकेट में सिर्फ 14 आना पैसा था जो हमारे हेडमास्टर श्री स्वर्गीय हिमांशु शेखर मजूमदार ने हमको दिया था और कहा था कि बेटे पुलिस तुमको खोज रही है, तुम भाग जाओ। और मैं ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल में परीक्षा दे रहा हूँ। उसके बाद आप शादी आपने कब की? मेरी शादी 11 जून 1966 को हुई श्रीमती कुंती देवी के साथ जो आज भी जीवित हैं, मेरे साथ धूखे थपेड़े खा रही हैं। वो कहाँ के महिला हैं? वो भी बिहार के गिद्धौर बोल के एक जगह है वहीं की। गिद्धौर में सारा नहीं, गिद्धौर मीन्स वो भी पहले मुंगेर जिला में ही था लेकिन अब जो है वो जम्मू जिला हो गया। उसके बाद आप नौकरी कैसे प्राप्त की इसरो में? मेरी नौकरी का ये है कि मैं समाज सेवी था। 1970 में मैंने कल्याण समिति को जन्म दिया और 1965 में मैंने कांग्रेस का फ्लैग पकड़ा था। 72 में जब तृतीय शासन में आया तो वो बहुत लोगों को नौकरी दे रहा था। उसने हमको भी ऑफ़र किया। पहले मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी प्राइवेट ट्यूटर के रूप में बिताया था और बिता रहा था उस समय भी। उसने जोर डाला तो मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि पहले वागन से कुछ लड़कों को दिया जाए। तो 8 लड़के की नौकरी उन्होंने दी और अंत समय में जब एनआर दत्त से उनका मतभेद होने लगा तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा और हमारे एनटीसी के कुछ लोग थे उनसे कहा कि अब मेरे हाथ से निकल जाएगा और जयप्रकाश अगर नौकरी नहीं करता तो बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए। और तब उनकी दया से ही 1973 10 अप्रैल को मैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का एक मजदूर हो गया। आपके कितने भाई बहन थे? हम 6 भाई बहन थे, 4 भाई और 2 बहन। दोनों बहनें कहाँ हैं? दोनों बहनें बिहार में ही हैं, जमालपुर के पास में ही हैं। हमारे दोनों बहनोई जमालपुर वर्कशॉप में नौकरी करते थे। दोनों रिटायर्ड हो गए हैं। भाइयों में सभी जीवित हैं? मेरे बाद वाला भाई मतलब भाई आज से 2-2.5 साल पहले पति पत्नी दोनों खत्म हो गए। आपके परिवार में
कौन कौन से लोग? मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और मेरी पत्नी है। बड़े बेटे का एक पोता एक पोती है। मंझले बेटे से एक पोता है। बड़ी बेटिया से 2 नातन है। मंझली बेटी से एक नाती है। छोटी बेटी से अभी कुछ नहीं और 2 लड़के का ब्याह करना बाकी है। मेरा एक लड़का रेल में नौकरी करता है, दूसरा यहाँ आरती बिस्किट में है और तीसरा दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में MBA करने के बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स है, वो मैनेजर है। और चौथा ज्योग्राफी ऑनर्स है और वो भी ITI किया हुआ है, तो वो भी यहाँ आरती बिस्कुट में ही নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি, ফিরে আসছি বিরতির পর। नौकरी एज इलेक्ट्रिशियन कर रहा है। राजनीतिक जीवन तो आपका कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन उसमें आपको जैसा भौतिकवादी तरीके से लोग कहते हैं कि सफलता मिलनी चाहिए, उस तरह की सफलता शायद आपको नहीं मिली। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आप या आपकी पार्टी? राजनीतिक तौर पे जहाँ तक सफलता की बात है तो मैं एकमात्र कांग्रेस के पास हिंदी भाषी बर्नपुर में था। आज भी बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि एकमात्र मैं राजनीतिक कर्मी हूँ, चाहे वो किसी भी दल का हो। और लोगों का प्यार मुझको बहुत मिला, सभी हिंदी भाषा भाषियों का, बांग्ला भाषा भाषी, चाहे किसी भी तरह का, क्योंकि मैं राजनीति को कभी पेशे के रूप में व्यवहार नहीं किया। पर ये बात ज़रूर है कि पार्टी हमको कभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि हमारी पार्टी में हमेशा ग्रुपिज्म होता है और उस ग्रुपिज्म में मैं कभी अपने को खपा नहीं पाया और मेरे पास पैसा तो था ही नहीं। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि मैं हिंदी भाषी था। महोदय, अगर आपको पता हो तो आप देखें तो देखेंगे कि रानीगंज दामोदर से लेकर के बराकर दामोदर तक की जनसंख्या जो है वो हिंदी भाषियों की 87% है करीबन। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक शक्ति आज भी शून्य है। राजनीति के रूप में तो बहुत मुश्किल से जितेंद्र तिवारी आज TMC में जाने के बाद एक मेयर हो पाया। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के अपेक्षाकृत TMC ने हिंदी भाषियों को ज़्यादा महत्व दिया? नहीं, ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी का जो गठन अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, पहले ये एक बोर्ड के तौर पर था और इसको एक अंग्रेज इसके चेयरमैन थे, उन्हीं की देखरेख में चलता था। आज़ादी के बाद भी ये उसी तरह से चलता रहा। और जब गाँव बदलाव यहाँ पर मेयर हुए सर्वप्रथम, जब ये कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आया तो उसके बाद तापस बनर्जी हुए, उसके बाद तापस राय वगैरह भी हुए CPM के। लेकिन हिंदी भाषी ये पहला था जो पहले चेयरमैन हुआ और फिर ये अपनी क्षमता से कहिए या इससे कहिए, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये इसका अपना गुण है, ये इसका अपना कैलिपर्स है कि ये आदमी है। मैं भले TMC नहीं करूँ, पर TMC में भी हिंदी भाषियों की वही हालत है जो हालत कांग्रेस में है, जो हालत CPM में है, जो हालत BJP में है। CPM वाले तो CPM में बहुत सारे लोग हिंदी भाषी रहे हैं, लेकिन उच्च नेतृत्व में कोई नहीं उठा। इसका क्या कारण? हिंदी भाषियों में प्रतिभा की कमी या पार्टी की मानसिकता? हिंदी भाषियों में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। हिंदी भाषियों की सबसे बड़ी कमी है कि वो एक नहीं है, इकट्ठे नहीं। वो कहीं जिला में बटे हुए हैं, कहीं प्रांत में उत्तर प्रदेश और बिहार की लड़ाई लड़ते हैं, और कहीं आप अगर इसको बहुत बढ़िया से देखना चाहते हैं तो आज भी मैं आपको बड़ा गर्व से कहूँगा कि आप विद्यालयों में चले जाएं, हिंदी विद्यालयों में, और वहाँ देखेंगे कि बिहार के अध्यापक वर्सेस बनाम उत्तर प्रदेश के अध्यापक की हमेशा मतभेद रहती है, जिसका प्रमाण आपको DAV नंबर 1 को आप देख लेंगे, नंबर 2 को देखेंगे, जहाँ पर भागवत शरण उपाध्याय जैसे व्यक्ति को पागल होकर माना।
उसके लिए मैंने ग्रुपिज्म ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहा है? नहीं, हिंदी भाषा भाषियों के पास सबसे बड़ा अभाव रहा है कि ना तो ये अपने वर्तमान के बारे में सही ढंग से सोच पाते हैं, ना ये अपने भविष्य के बारे में सही ढंग से सोच पाते हैं, और ये यहाँ पर रहने के बावजूद भी ये अपने को बंगाली नहीं मानते। ये सोचते हैं कि हम एक व्यवसाय के लिए आए हैं, यहाँ नौकरी, ये पहले भावना थी, लेकिन जब से कल कारखाने बंद हो गए, लोगों को भागना पड़ गया, तो जो अब यहाँ टिक गए हैं वो अपने को बंगला भाषा की ओर से के साथ मिला रहे हैं। लेकिन आज से 15 बरस 20 बरस पहले तक हिंदी भाषियों के बीच में एक ही मानसिकता थी कि हम सिर्फ यहाँ कमाने आए हैं, यहाँ बोरा पे सो जाएंगे और पैसा गांव भेज देंगे, और जिससे होगा जैसे पहले गिरमिटिया मजदूर होता था। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे पास में एक गिरमिटिया कॉलोनी भी है, जहाँ से गोरखपुर के पहले मजदूर हुआ करते थे, और उनको यहाँ सिर्फ खाने को मिलता था। धौड़ा में एक एक रूम में मैंने इसको क्या बोलते हैं, उजड़ खाने की तरह ढकेल दिया जाता था, पशुओं को जैसे रखा जाता है। एक रूम में 10 आदमी 12 आदमी रहते थे, दाल रोटी उनको मिलती थी सर्वे कंपनी की तरफ से, और बाद बाकी उनका पैसा चला जाता था। लेकिन यहाँ से कोलकाता की स्थिति दूसरी है। कोलकाता में कई सारे हिंदी भाषी सीपीएम में भी और केएमसी में भी नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। जैसे चंद्रकला पांडे थी, सरला मैसरी थी, अभी एक कोई न तो चंद्रकला पांडे की क्षमता थी कभी, न सरला माहेश्वरी अभी है, न सरला माहेश्वरी की क्षमता थी, न आज मोहम्मद सलीम की क्षमता है कि अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शासन में आ जाए तो ये लोग कभी मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री जब भी होगा तो चाहे वो किसी भी दल का हो, वो बंगला भाषा भाषी ही होगा और सवर्ण ही होगा, भले जो थी वो बंगला लिखना नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वही। हिंदी भाषियों के लिए आपका क्या संदेश है? हिंदी भाषियों के लिए इतना ही संदेश है कि अपने बच्चों को, आप यहाँ पर आए हो, आपके पूर्वज कभी आए थे पानी भरने होते, टिफ़िन पहुँचाने के, कूलीगिरी करने के लिए, दिहाड़ी मजदूर के लिए आप यहाँ आप जमे हो, जूट मिलों में आप हो। हम लोग आसनसोल बर्नपुर में भी बहुत सारे लोग अब यहीं के वासी हो गए हैं। हमारे बच्चे यहाँ पले बढ़े, हम इस धरती को अपनी माँ समझें, उसको प्यार करें और यहाँ के साथ अपने को मिला लें। भाषा ज़रूर हमारी हिंदी हो, जो हमारी मातृभाषा हो, लेकिन हम बांग्ला को भी अपने माथे का सिंदूर बना के रखें और बांग्ला भाषा भाषियों के साथ मिलकर हम अपनी स्थिति को ठीक करें। हिंदी भाषी मीडिया के बारे में आपका क्या विचार है? ये मानसिक गुलाम हैं लोग। जितनी भी हिंदी भाषी पत्रिकाएँ हैं, मैं बहुत पुरानी पत्रिका का नाम आपको बताता हूँ। तो मैं बहुत छोटेपन से दैनिक विश्वमित्र पढ़ता था, जिसके संपादक कृष्णचंद्र अग्रवाल थे। कभी मैंने सरकार के विरोध में लिखते नहीं देखा। उस समय भी दीनानाथ मिश्र वगैरह बीजेपी के आरएसएस के लोग उन लोगों के बीच में लेख लिखते थे। सन्मार्ग में रामावतार गुप्ता महोदय थे, लेकिन उनके लेख में भी वही जनसंघी भावना थी, और धर्मवीर भारती को जितना स्थान देते थे उतना और किसी दूसरे हिंदी भाषा भाषियों को नहीं। और अतः हिंदी की कोई बहुत अच्छी पत्रिका यहाँ पर नहीं। लेकिन अभी तो ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने हिंदी एकेडमी का गठन किया है। आसनसोल में भी एक हिंदी एकेडमी है, और पॉलिटिकल रूप से ही हो, सनातनी ब्राह्मणों को भी उन्होंने धर्म कुछ एक्सग्रेशिया मैंने 1000 रुपये का अमाउंट देने की घोषणा की है। ये तो राजनीतिक कारण है कि देखिए, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि मुसलमान पंथी हैं, वो थोड़ा वो साड़ी वाड़ी पहनती हैं तो कान में घूसे लेती हैं, अपना साड़ी का और सरलता दिखाती हैं चट्टी पहन कर। लेकिन ये बात है कि उनका शुरुआती जीवन जब देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनी थी और एक चोर को छुड़ाने थाने में पहुँच गए, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन रह गई हिंदी की बात, तो हिंदी भाषा भाषी थोड़ा जागरूक हुए हैं, तो एक वोट के रूप में पूंजी हो रहे हैं, तो थोड़ा लोग उनकी तरफ झुकेंगे ही, और कोई कारण नहीं है। हिंदी अकादमी है, आप मानने बता दें, आप तो हमसे ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी होंगे कि हिंदी अकादमी है, तो पश्चिम बंगाल के हिंदी अकादमी का संपादक कौन, अध्यक्ष कौन है?
उसकी कार्यकारिणी सदस्य कितने हैं, कौन कौन लोग हैं? कुछ आईपीएस रखा गया है। आसनसोल में आदरणीय उमा सराफ और मनोज यादव, उसमें मनोज यादव बेचारा थोड़ा ज़्यादा, जब से वो सचिव हो के आया है वो लोगों को जोड़ रहा है, हिंदी भाषियों को, ये बात एकदम निश्चित है। लेकिन यहाँ भी उनकी कार्यकारिणी है कि नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि वो लोग टीएमसी वाले लोग हैं, उनका दल समझे। तो एकेडमी का भी उपयोग मतलब पार्टी के रूप से हो रहा है, आपको ये लगता है? एकदम निघात, जिसका प्रमाण है आदरणीय जितेंद्र तिवारी का वक्तव्य, चाहे वो पिछले साल का आप हिंदी दिवस के दिन देख लें, मंच पर उन्होंने वक्तव्य रखा था हिंदी भवन में, वहाँ भी उन्होंने वक्तव्य रखा था। वो तो दल के लिए है हिंदी अकादमी। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह का अत्याचार की है और जिस तरह का संगठन की है, आज मार्क्सवादी टीएमसी को भी उसी पद पे जाना पड़ रहा है और उसी पद पे चल रहा है। पश्चिम बंगाल तो बर्बाद हो गया। आप बताइए ना, मैं बर्नपुर में रहता हूँ, कब ये लोग 11वें शासन में आए कि 9 में, 10 या 11 में ये शासन में आए। एक भी प्राइमरी स्कूल बना क्या हमारे यहाँ? कुछ प्राइमरी स्कूल हुए हैं, जैसे रेल पार में कुछ हुआ, प्रेमचंद विद्यालय हुआ है। नहीं, हम बर्नपुर की बात कर रहे हैं। मेरे बर्नपुर में तो हमको नहीं दिखता। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप नरसिंह बांध, हमको लगता है कि भारत में गाजीपुर के शेरपुर इलाके को छोड़कर ये सबसे बड़ा गांव है, जहाँ पर कि 10 से 12 हज़ार एक गाँव में वोटर है, 17 या 18 बूथ होता है यहाँ। आप एक प्राइमरी स्कूल वहाँ दिखा दो तो हमको, जबकि खाली सभी लोग हिंदी भाषी हैं, करीबन 95-98% लोग वहाँ हिंदी भाषी हैं। नरसिंहगंज हिंदी हाई स्कूल है? हिंदी हाई स्कूल वो तो कांग्रेस के ज़माने में बना महोदय, सीपीएम के ज़माने में क्या बना, टीएमसी के ज़माने में क्या बना। तो आपको लगता है कि इस सब का प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में आने वाले समय में? अभी जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाला है, टीएमसी जीतेगी नहीं जीतेगी तो लूट के जीत लेगी, लेकिन जीतेगी। चलिए धन्यवाद।